नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार। और इसी क्रम में आगे चलते हैं। ज्वालामुखी का इससे पहले जो अपन ने पढ़ा, वो ज्वालामुखी के बारे में अपन जानकारियां पढ़ रहे थे। और इसी क्रम में अपन ज्वालामुखी वाले पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं। और सेकंड नंबर पे फिर इसी में देखते हैं ज्वालामुखी से निर्मित स्थला आकृतियां। इससे पहले अपन ने ज्वालामुखी के बारे में जितनी भी जानकारियां थी वो अपन ने पढ़ी हैं। अब इसके बाद हेडिंग डालना, और इसके बाद हेडिंग डालना ज्वालामुखी निर्मित स्थला आकृतियां। हेडिंग डालें ज्वालामुखी निर्मित स्थला आकृति। अब इसमें ध्यान रखना, ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थला आकृतियां हैं भाई, या तो अपन कह सकते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो सकती हैं, या फिर अपन कहें पृथ्वी के बाह्य भाग में हो सकती हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में जितनी भी स्थला आकृतियां बनती हैं वो मैग्मा से बनती हैं। और फिर धरातल पे जितनी भी आकृतियां बनती हैं वो सब लावा से बनती हैं। तो इनको भी आप तीन भागों में बांट दें। तो इसमें लिखना, इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। यहां से इसके तीन भाग कर दें आप इस तरीके से, भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 और भाग नंबर 3। तीन भागों में इनको बांट दें स्थलाकृतियों को। अच्छा, 3 नंबर में भी आप देखोगे तो नंबर 1 और नंबर 1 यहां जो आती है इसका नाम लिखना भाई आंतरिक स्थलाकृति। ध्यान देना भाई, आंतरिक स्थलाकृतियां। और आंतरिक स्थलाकृतियों के बाद नंबर 2 पे आप लिखना बाह्य स्थलाकृतियां। बाह्य स्थलाकृतियां अर्थात पृथ्वी के बाह्य भाग में बनती है। ये अपन ने कहा आंतरिक भाग में, तो ये तो किससे बनेंगी? मैग्मा से। और बाह्य स्थलाकृतियां किससे बनेंगी? तो ये लावा से बनती हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे जो आती हैं वो नंबर 3 पे होती है गौण। गौण स्थलाकृतियां। गौण स्थलाकृतियों की बात करें तो नाम सुना हो, ग्रेसर है, धुआरे हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? गौण होते हैं। और फिर इनको एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले तो इसको तीन भागों में आप बांट दें। कौन कौन से तीन भाग? आंतरिक स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां और गौण स्थलाकृतियां। अब इसमें भी आप 1 नंबर पे हेडिंग डालना, कौन सी? आंतरिक। इसमें भी 1 नंबर पे हेडिंग डालना आंतरिक स्थलाकृतियां। और आंतरिक स्थलाकृतियों में लिखना पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने वाली, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, तो उनको अपन एक एक करके देखते हैं। एक बार आप इसको लिखें, फिर इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। एक बार आप नोट कर लें इसको, फिर आगे चलते हैं। आराम से लिख लें आप, फिर अपन आगे चलते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलें आगे। 1 नंबर का ध्यान रखना, कौन सा पढ़ रहे हैं अपन ने? आंतरिक स्थलाकृतियां। और ये आंतरिक स्थलाकृतियां किससे बनेंगी? मैग्मा से। अब इसी क्रम में इसको देखना। सबसे पहले तो आप इसका एक डायग्राम समझें, बहुत अच्छे से आप इसको समझें। फिर कंप्लीट रूप से मैं एक एक करके आपको नोट करवा दूंगा सब कुछ। एक बार आप इसको समझें। यहां से जब आप देखते हैं तो ये पृथ्वी का अपन के आंतरिक भाग की बात करें, तरीके से अपन देखें, ये इस तरीके से आप देखना।
और ये अपन ने पूरी पृथ्वी की बात की है, ये आंतरिक भाग की पृथ्वी की, अर्थात यहां फिर आप देखते हो तो क्या आ जाता है भाई, धरातल। यहां जब आप देखते तो आ जाता है धरातल, और ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग। और पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ये अपन ने कहा पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उस मंडल को एक नाम दे दिया जाता है दुर्बल मंडल। ध्यान देना भाई, इस मंडल को नाम क्या दे दिया जाता है, दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, और ये दुर्बल मंडल अधिकतम कितनी गहराई में हो सकता है, 720। इसका मतलब जो ज्वालामुखी का उद्गार होगा वो कौन से मंडल से होगा, तो वो ध्यान रखना कौन से दुर्बल मंडल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यहां तो अपन एक शब्द लिख सकते हैं दुर्बल मंडल में, तो क्या भाई, ज्वालामुखी का उद्गार। यहां एक शब्द अपन लिख सकते हैं ज्वालामुखी का उद्गार। अब एक चीज आपकी स्पष्ट हो गई कि ज्वालामुखी का उद्गार कौन से मंडल से होता है, दुर्बल मंडल से होता है, जो कितनी गहराई में है, तो अधिकतम अपन कहें 720 किलोमीटर की गहराई। अब यहां से देखोगे तो फिर ज्वालामुखी इस तरीके से निकलती है, एक नली के रूप में, इस तरीके से ज्वालामुखी, इस तरीके से आप देखें, एक बार इस डायग्राम को समझना, और इस तरीके से ये निकलती है एक नली के रूप में, ये ज्वालामुखी का अपन कहीं उद्गार, और फिर ज्वालामुखी कहाँ आती है, धरातल पर। अब इस ज्वालामुखी का ध्यान देना भाई, इस ज्वालामुखी से पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली गुम्मदनुमा आकृति देखना, ये कैसी आकृति बन रही है, गुम्मदनुमा। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने वाली जो गुम्मदनुमा आकृति है, ये देखो कैसी आकृति बनी हुई है, गुम्मदनुमा। और ये जो गुम्मदनुमा आकृति है, इसको नाम दिया जाता है, नंबर 1 इसको अपन नाम दे देते हैं, और इसको नाम दिया जाता है बैथोलिथ। क्या नाम दिया जाता है बताना भाई, बैथोलिथ। अच्छा, बैथोलिथ क्या है तो उसको समझते भी चलना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली गुम्मदनुमा स्थला आकृति, जो कि किससे बनेगी, मैग्मा से, और ये क्या कहलाती है, बैथोलिथ। और इसी का ध्यान रखना, कोई छोटा रूप इस तरीके से बनता है, एक बार ध्यान देना, इसी का यदि छोटा रूप, बैथोलिथ का ये छोटा रूप इस तरीके से बनता है, ये ध्यान देना, ये इस तरीके से आपने कहा इसी का कोई छोटा रूप, तो वो कहलाता है बोस। बोस या फिर स्ट्रोक। तो बोस या स्ट्रोक क्या है, तो बोस या स्ट्रोक बैथोलिथ का जो छोटा रूप है, वो बोस या स्ट्रोक कहलाता है। तो ये तो अपन ने कहा पृथ्वी के का आंतरिक भाग में। और फिर धरातल के पास भी ध्यान रखना, किसके पास बात करें अपन, धरातल के पास। और धरातल के पास भी ये गुम्मदनुमा आकृति बनती इस तरीके से, आप देखें तो ये धरातल के पास जो गुम्मदनुमा आकृति बनती है, सेम वो ये आकृति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में है और ये धरातल के पास है। और धरातल के पास जो गुम्मदनुमा आकृति बनती है, इसको नंबर 2 पे नाम दिया जाता है लैकोलिथ। ध्यान देना भाई, क्या नाम दिया जाता है, लैकोलिथ। अब देखो बैथोलिथ और लैकोलिथ में ज्यादा अंतर नहीं है, आकृति दोनों की सेम है, लेकिन बैथोलिथ पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में बनने वाली आकृति है, और अपन कहें लैकोलिथ देखो तो धरातल के पास से, ये अवसादी चट्टानों में बनती, कौन सी बनती है, अवसादी चट्टानों में। इसको लिखेंगे अपन एक एक करके। अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, इस तरीके से एक आकृति बनती, इस तरीके अपन ने कहा भाई किस रूप में, तरंगनुमा आकृति हो सकती है, और अपन का अभिनति और अपनति के रूप में बन सकती है। तो इसको नंबर 3 पर एक नाम दिया जाता है फेकोलिथ। ध्यान देना, नाम क्या दिया जाता है, फेकोलिथ। अच्छा, फेकोलिथ क्या है, तो अपन कहें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से तरंगनुमा जो जमाव होता है, वो क्या कहलाता है, फेकोलिथ।
फिर उसके बाद आप देखें तो एक आकृति बनती है इस तरीके से, और अपन का तस्तरी नुमा जमाव। कैसा जमाव? तस्तरी नुमा। और मैग्मा का जो तस्तरी नुमा जमाव है, मैं नंबर 4 इसको नाम दे देता हूं, और इसको नाम दिया जाता है लोकोलिथ। क्या नाम देते हैं भी? लोकोलिथ। देखो एक जैसे ही नाम है, पैथोलिथ, लेकोलिथ, लेकिन ये है लोकोलिथ। समझना, लोकोलिथ क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने वाली तस्तरी नुमा जो आकृति है, उस तस्तरी नुमा आकृति को क्या कह दिया जाता है? लोकोलिथ। इसी क्रम में जब आप देखें तो मैग्मा का जो आडे रूप में जमाव है, देखो समझना इस तरीके से, ये मैग्मा का आडे रूप में जमाव है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा का जो आडे रूप में जमाव है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिल। क्या कहलाता है भाई? सिल, या फिर इसको अपन कहें कि राल पट के नाम से भी जानते हैं। या तो सिल कहेगा, या इसको क्या नाम देगा भाई? राल पट। सिल या फिर राल पट। अपन कहें मैग्मा का आडे रूप में जमाव क्या कहलाता है? सिल या फिर राल पट। फिर उसके बाद ध्यान रखना, मैग्मा का तिरछे रूप में जमाव। ध्यान देना भाई, इस तरीके से ये मैग्मा का किस रूप में जमाव है? तिरछे रूप में। और मैग्मा का जो तिरछे रूप में जमाव, उसको 6 नंबर पे नाम दे दिया जाता है डाइक। और इसी डाइक को नाम दे दिया जाता है राल भित्ति। इसी डाइक का दूसरा नाम क्या है? राल भित्ति। जो कि अपन के किस रूप में जमाव? तिरछे रूप में जमाव। क्षैतिज जो जमाव है, लंबवत जो जमाव है, वो क्या कहलाता है? डाइक या राल। उसके बाद देखें तो एक ध्यान रखना, इस तरीके से आप देखें, ये देवदार वृक्ष के समान एक ये स्थलाकृति बनती है। और ये किसके समान बन रही है? देवदार वृक्ष के समान। और इस आकृति को कितने नंबर पे? 7। और 7 नंबर पे इसको नाम दिया जाता है सिल हो गया, डाइक हो गया। जो देवदार वृक्ष के समान जो स्थलाकृति बनती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? बताएं एक बार, क्या नाम देते हैं? बताएं इसको भी। तो आपको पता होगा, इसको नाम दिया जाता है सिडार। क्या नाम दिया जाता है? सिडार। ये आपके सामने स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, और ये पृथ्वी के कौन से भाग में बनी हुई है? आंतरिक भाग में। एक बार इनको लिखना। पहले तो आप ये डायग्राम, एक बार इसका डायग्राम पूर्ण रूप से बना लें, फिर उसके बाद में एक एक करके इनको नोट करवा दूंगा किसकी क्या विशेषता है। पहले आप इस डायग्राम को बनाएं, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बार बनाई भी डायग्राम को बनाएं आप क्लियर रूप से, फिर आगे चलते हैं अपन। बनाए भी एक बार डायग्राम को बनाएं आप क्लियर रूप से, फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, कंप्लीट है, लिख लिया आपने। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अब एक एक करके आपको लिखना है। मैं इनकी विशेषता लिखवा रहा हूं, आप एक एक करके इनको लिखें। सबसे पहले एक नंबर पे हेडिंग डालना, और सबसे पहले एक नंबर पे हेडिंग डालें आप बैथोलिथ। एक नंबर पे लिखना बैथोलिथ। एक नंबर पे बैथोलिथ लिखना, और बैथोलिथ के सामने लिखना, बैथोलिथ के सामने एरो की लगा के लिखें, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में बनने वाली गुंबदनुमा, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में बनने वाली गुंबदनुमा स्थलाकृति को गुंबदनुमा स्थलाकृति को बैथोलिथ कहा जाता है। बैथोलिथ कहा जाता है।
अब ये जरूर ध्यान रखना, ये सबकी सब आकृति मेनका किससे बनती है? मैग्मा। तो इसको ऐसे भी कह सकता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा से बनने बनने स्थला आकृति को बैथोलिथ कहा जाता है। ये आकृतियां सब किससे बन रही हैं? मैग्मा से। और इसी में लिखना एक शब्द बॉस या स्ट्रोक। बॉस या स्ट्रोक, स्टार बना के एक शब्द लिख देना, बॉस या स्ट्रोक। और बॉस या स्ट्रोक में लिखना बैथोलिथ का छोटा रूप। हाँ? बैथोलिथ का छोटा रूप बॉस या स्ट्रोक कहलाता है। बॉस या स्ट्रोक कहलाता है। तो एक तो अपने सामने कौन सी हो गई? बैथोलिथ। अच्छा, सेकंड नंबर पे लिखना फिर कौन सी? लैकोलिथ। सेकंड नंबर पे ये शब्द लिखना है आपको, क्या? लैकोलिथ। सेकंड नंबर पे लिखना। और सेम देखो आकृति कैसी है? गुम्मदनुमा। लेकिन ये आकृति कहां बन रही है? धरातल के पास से अवसादी चट्टानों में। तो लिखना बैथोलिथ के एरो की लगा के लिखना, धरातल के पास से, धरातल के पास से बनने वाली, या धरातल के पास ऐसे लिखना, धरातल के पास से मैग्मा से बनने वाली, मैग्मा से बनने वाली गुम्मदनुमा, गुम्मदनुमा जमाव या गुम्मदनुमा स्थलाकृति, धरातल के पास मैग्मा से बनने वाली गुम्मदनुमा स्थलाकृति जो जो अवसादी चट्टानों में बनती है। तो अवसादी चट्टानों में बनती है। धरातल के पास मैग्मा का गुम्मदनुमा जमाव जो केवल कौन सी चट्टानों में? अवसादी। तो दोनों ही देखो गुम्मदनुमा है, पर बैथोलिथ पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में और लैकोलिथ पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में, अपन कहीं धरातल के पास। लेकिन ये केवल कौन सी चट्टानों में बनती है? अवसादी चट्टानों। ये हो गई दो। अच्छा, 3 नंबर पे लिखना यहां से फिर कौन सा भी? फेकोलिथ। 3 नंबर पे लिखना फेकोलिथ। 3 नंबर पे फेकोलिथ। और फेकोलिथ के सामने लिखना लहरदार, लहरदार या तरंगनुमा, लहरदार या तरंगनुमा मैग्मा से बनने वाली स्थलाकृति, मैग्मा से बनने वाली स्थलाकृति। लहरदार या तरंगनुमा मैग्मा से बनने वाली स्थलाकृति जो, तो लिखना जो अभिनति, जो अभिनति एवं अपनति, जो अभिनति एवं अपनति के रूप में बनती हैं, जो अभिनति व अपनति के रूप में बनती हैं। अच्छा, ये अवनति व अपनति जानते हो क्या होता है? अभिनति व अपनति, ये इस तरीके से ध्यान रखना, अपन कहें उठी हुई स्थलाकृति और धसी हुई स्थलाकृति, ये किस नाम से जानी जाती हैं? अभिनति व अपनति के रूप। तो ये अपना कौन सा हो गया भाई? फेकोलिथ। फिर इसी के बाद देखोगे तो इधर से अपन देखें तो कौन सी आ जाती है? लैकोलिथ। फिर इसी क्रम में ध्यान रखना, लैकोलिथ नहीं लोकोलिथ, सॉरी, 4 नंबर पे लिखना लोकोलिथ। इसी क्रम में 4 नंबर पे आप लिखेंगे लोकोलिथ। अच्छा, लोकोलिथ में लिखना मैग्मा का, मैग्मा का तस्तरी नुमा, मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव लोकोलिथ कहलाता है।
मैग्मा का तस्तरी नुमा जमाव लोकोलिथ कहलाता है। कैसा जमाव हो? तस्तरी नुमा, तो ये क्या कहलाता है? लोकोलिथ कहलाता है। तस्तरी नुमा जमाव होता है, ध्यान रखना भाई, तस्तरी नुमा। ठीक है, कर सकते हो आराम से। अब इसी क्रम में लिखना कौन सा? नंबर 5, इसको कहते हैं सिल या रालपट। इस सिल को ध्यान रखना, इस तरीके से भी लिख सकता है सिल, इस तरीके से भी लिख सकता है, ध्यान रखना सिल। इसमें लिखना आप सिल या रालपट। तो लिखना मैग्मा का, लिखना भाई मैग्मा का आडा जमाव, या फिर क्या शब्द दे सकता है? क्षैतिज जमाव ना। मैग्मा का आडा जमाव या क्षैतिज जमाव सिल या रालपट कहलाता है। मैग्मा का आडा या क्षैतिज जमाव सिल या रालपट कहलाता है, सिल या रालपट कहलाता है। और फिर 5 नंबर में इसी क्रम में लिखना, 5 नंबर पे कौन सा भी? डाइक, या इसको राल भित्ति भी कहते हैं। अच्छा, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा मैग्मा का कैसा? तिरछे रूप में जमाव, या फिर अपन कहें लंबवत जमाव। तो लिखना मैग्मा का, मैग्मा का तिरछे रूप में जमाव, तिरछे रूप में जमाव, या फिर क्या लिख सकता है? लंबवत जमाव। मैग्मा का तिरछे रूप में जमाव या मैग्मा का लंबवत जमाव डाइक कहलाता है, या फिर अपन कहे राल भित्ति कहलाता है। ठीक है, कर सकते हो यहां तक। और फिर अंत में देखोगे कौन सा भी? सिडार। अंत में लिखना इसी में सिडार, सिडार। और सिडार क्या है? तो सिडार के सामने लिखना मैग्मा का, ना मैग्मा का देवदार, देवदार वर्क्स के समान, देवदार वर्क्स के समान जमाव, या फिर देवदार वर्क्स के समान बनने वाली स्थल आकृति वो सिडार के नाम से जानी जाती है। शायद अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, ये तो ध्यान रखना थी पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थल आकृतियां। ये तो आंतरिक भाग में थी, अपन ने 3 भागों में बांटा है, आंतरिक है, बाह्य है और गौण है। तो ये तो अपनी कैसी थी? पृथ्वी के आंतरिक भाग में बनने वाली स्थल आकृति। एक बार देखें, फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं। ये आंतरिक भाग की हैं अपनी सब